नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद आलम सर पे। दोस्तों, भारत के भूगोल का यह आज से सीरीज स्टार्ट हो रहा है। इसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नदी तंत्र, रिवर सिस्टम। इसमें नदियों से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण फैक्ट और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। हम इसको कुछ एरिया में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले भारत का अपना मैप बना लें। देखिए, नदी तंत्र में दो प्रकार की नदियों को पहले मुख्य रूप में बांटा गया है। एक उत्तर भारत की नदियां और दूसरी दक्षिण भारत की नदियां। दक्षिण भारत की नदियों को प्रायद्वीपीय नदी भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय नदी। उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय नदियां, दो प्रकार में इसको बांटा गया है। ऐसी नदी जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं, उन सभी नदियों को उत्तर भारत की नदियां कहा जाता है। और जो नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं, उन्हें प्रायद्वीपीय नदियां कहा जाता है। दो प्रकार की नदियां हैं, उत्तर भारत की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां या दक्षिण भारत की नदियां। उत्तर भारत की जो नदियां हैं, इनके जल का जो स्रोत है, जल स्रोत, वो दो है। एक हिमनद, जिसे ग्लेशियर अंग्रेजी में कहते हैं, और दूसरा मानसून, या व्यवहारिक शब्दों में इसको समझ सकते हैं बारिश। और दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख स्रोत है सिर्फ मानसून। तो प्रश्न पूछता है कि उत्तर भारत की नदियों का जल स्रोत क्या है, तो ग्लेशियर, हिमनद भी है और मानसून भी है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियों का जल का स्रोत क्या है, केवल और केवल मानसून, यानी कि बारिश पर निर्भर करती हैं। इसलिए कभी कभी दक्षिण की नदियां या प्रायद्वीपीय नदियों में जल की कमी हो जाती है। हालांकि उत्तर भारत की जो नदियां हैं, उनमें जल की बारिश के समय, मानसून के समय इतनी अधिकता हो जाती है कि वहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो बाढ़ लाने वाली नदियों के उदाहरण में उत्तर भारत की नदियां आती हैं, और वहीं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में ये नदियां आ जाती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां। समझ में आया होगा क्यों सूखा और क्यों बाढ़ कहा जा रहा है। क्योंकि उत्तर भारत की नदियों का जल स्रोत हिमनद भी है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो उनसे पानी आ रहा है नदियों में। और दूसरा मानसून, बारिश हो जा रहा है, तो उसके कारण दो दो स्रोत इसके हो जा रहे हैं। और ये पूरी की पूरी मानसून पर निर्भर है। बारिश होगा तब प्रायद्वीपीय नदियों में पानी आएगा, और मानसून नहीं आया समय से तो नदियों में पानी उतनी मात्रा में नहीं रहती है, जिसके कारण उसके अगल बगल के क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है। इसके अलावा उत्तर भारत की जो नदियां हैं, उन्हें नवीन नदियां कहा जाता है। उत्तर भारत की नदियों को नवीन या युवा नदी कहा जाता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को प्रौढ़ नदी कहा जाता है। किस नदी को युवा नदी कहा जाता है या नवीन नदी कहा जाता है? उत्तर भारत की समस्त नदियों को या हिमालय से उतरने वाली समस्त नदियों को नवीन या युवा नदी कहा जाता है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली सभी नदियों को, दक्षिण भारत की सभी नदियों को प्रौढ़ नदी या प्राचीन नदी कहा जाता है। प्रौढ़ या प्राचीन नदी कहा जाता है। उत्तर भारत की नदियां या हिमालयी नदियां विसर्पण करते हुए चलती हैं। विसर्पण मतलब होता है कि सर्प के तरह ऐसे विसर्पण करते हुए चलती हैं, जिसके कारण यह अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात होती हैं। तो सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने के लिए कौन सी नदियां कुख्यात हैं? तो उत्तर भारत की नदियां सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती हैं और विसर्पण करते हुए चलती हैं। जैसा कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोसी नदी जो सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है, बिहार में है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न पूछता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बहुत ज़्यादा मार्ग अपनी बदलती रहती है। तो ये उत्तर भारत की नदी है। इसी तरह से दामोदर नदी है, उत्तर भारत की नदी। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भी अपना मार्ग बहुत ज़्यादा बदलती है। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक
कोसी नदी को कहा जाता है। उत्तर भारत की समस्त नदियाँ विसर्पण करते हुए चलती हैं। उत्तर भारत की समस्त नदियों को नवीन या युवा नदी कहा जाता है। उत्तर भारत की नदियों का जल का स्रोत दो है, हिमनद और मानसून या बारिश। और उत्तर भारत की नदियाँ सामान्यतः बाढ़ ला देती हैं मानसून के समय में, बारिश के समय में। प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रौढ़ या प्राचीन नदी कहलाती हैं। इनके जल का स्रोत मानसून और बारिश सिर्फ है, जिसके कारण कभी कभी यह सूखा उत्पन्न कर देती हैं। इसके बाद है उत्तर भारत की नदियाँ। हमने दो पार्ट में देखा नदियों को, उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ या प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो ये उत्तर भारत की नदियों को उत्तर के भारत के मैप में हम समझते हैं। तो दोस्तों उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। एक हो जाएगी सिंधु नदी तंत्र, दूसरी हो जाएगी गंगा नदी तंत्र और तीसरी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उत्तर भारत की नदियों को कितने तंत्र में या अपवाह तंत्र में बांटा गया है? अपवाह तंत्र या नदी तंत्र का मतलब यह हुआ कि एक नदी है प्रमुख, उसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो आकर के उसमें मिलती हैं, तो उन समस्त नदियों को मिलाकर के एक अपवाह तंत्र कहा जाता है या नदी तंत्र कहा जाता है। उत्तर भारत की नदियों के 3 पार्ट हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसको एक एक को हम अलग अलग करके देखेंगे। पहले यहाँ पर सब आपको मैप में समझा दे रहे हैं, एक एक को करेंगे तो बहुत सारे हमारे प्रश्न यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मानसरोवर झील है, तिब्बत के क्षेत्र में मानसरोवर झील, तिब्बत जो चीन देश में पड़ता है। यहाँ से नदी निकलती है सबसे प्रमुख सिंधु नदी, और उसी के दक्षिण में राक्षस ताल है या राकस ताल है, जहाँ से निकलती है सतलज नदी, और यही मानसरोवर झील से निकलती है पूर्व की तरफ और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश होकर के बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। उसके बाद उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, भारत की सबसे पवित्र और सबसे प्रमुख नदी गंगा नदी। तो ये सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदी को मिलाकर के हम कहते हैं सिंधु नदी तंत्र। ये क्षेत्र हो गया सिंधु नदी तंत्र का। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर हिमनद है, वहाँ से निकलती है भारत की सबसे पवित्र और प्रमुख नदी गंगा नदी। गंगा नदी और उसकी समस्त सहायक नदियाँ जो हैं इनको कहते हैं गंगा नदी तंत्र। तो ये एरिया हो गया गंगा नदी तंत्र का। तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों को मिला करके हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इस तरह से हमारा पूरा संपूर्ण उत्तर भारत 3 नदी तंत्र में दिखता है, और इसी 3 नदी तंत्र में समस्त नदियाँ छोटी बड़ी आ जाती हैं। सिंधु नदी तंत्र सिंधु और उसकी सहायक नदी, गंगा नदी तंत्र गंगा और उसकी समस्त सहायक नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में ब्रह्मपुत्र और उसकी समस्त सहायक नदियाँ आती हैं। अब एक एक को हम अलग अलग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सिंधु नदी तंत्र। उत्तर भारत की नदियों का पहला रिवर सिस्टम है सिंधु नदी तंत्र। इसको अंग्रेजी में इंडस रिवर सिस्टम भी कहा जाता है। इंडस सिंधु नदी का अंग्रेजी नाम है। देखिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है जो तिब्बत में पड़ता है, और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है चीन का, यानी चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है, और यह जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र होते होते पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। तो सिंधु नदी अपना जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में। अरब सागर भारत की किस दिशा में स्थित है? तो पश्चिम दिशा में स्थित है। पश्चिम दिशा में स्थित है। अरब सागर भारत के पश्चिम में है। अरब सागर में सिंधु नदी अपना जल गिरा देती है। उसके बाद सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। सिंधु की जो 5 सहायक नदियां हैं उन्हें पंजाब या पंचनद भी कहा जाता है। इन्हीं 5 नदियों के कारण पंजाब नाम पड़ा एक क्षेत्र का, जो कुछ हिस्सा पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चला गया और कुछ भारत में है। इन पंजाब नदियों क्रमशः हैं झेलम नदी, चिनाब नदी,
रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। सतलज नदी को सतलुज नदी भी कहा जाता है। ये 5 नदियों को पंचनद या पंजाब कहा जाता है। यह 5 नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। और यह सिंधु में किस दिशा से आकर के मिलती है? दक्षिण की दिशा से आकर के मिलती हैं। सिंधु में दक्षिण की दिशा से आकर के मिलती है। और सिंधु में कुछ नदियाँ हैं जो अफगानिस्तान से यानी उत्तर की ओर से आकर के मिलती हैं। तो पंजाब किसे कहते हैं? इन्हीं 5 नदियों की भूमि को पंजाब या पंचनद कहते हैं। और पंजाब वर्तमान में भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में कुछ पंजाब का हिस्सा चला गया है। इसके बाद देखते हैं सभी नदियों का उद्गम स्थल। सिंधु नदी का हो गया मानसरोवर झील। झेलम नदी का उद्गम स्थल है जम्मू कश्मीर में बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से, यानी झेलम नदी का उद्गम स्थल शेषनाग झील है। उसके बाद चिनाब नदी है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा। उसके बाद रावी और ब्यास दोनों नदियों का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से कौन कौन सी 5 नदियों में से नदी निकलती है? रावी और ब्यास नदी। उसके बाद तिब्बत के ही मानसरोवर झील के दक्षिण में एक ताल है राकस ताल जिसका नाम है, वहाँ से नदी निकलती है सतलुज नदी या सतलज नदी। ब्यास नदी सतलज नदी की सहायक नदी है। ब्यास नदी सतलज नदी की सहायक नदी है। ये 5 नदियाँ पंजाब जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती हैं। जिस स्थल में, उस स्थल को हम कहते हैं मिठान कोट, यानी किस जगह पर, किस स्थान पर जाकर के 5 नदियाँ सिंधु नदी में मिल जाती हैं, तो मिठान कोट वह जगह है। और एक चीज़ याद रखिएगा, सिंधु नदी और इसी तरह से एक मिलता जुलता नाम है सिंध नदी, उसमें ऊ की मात्रा नहीं है। सिंध नदी जो है वह यमुना की सहायक नदी है और यह सिंधु नदी है जो उत्तर की प्रमुख नदी है। इसके अलावा सिंधु नदी की कुल लंबाई पूछता है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की कुल लंबाई है। देखिए, इसके बाद सिंधु की, ये तो हमने पढ़ा कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं दक्षिण की ओर से मिलती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु नदी में उत्तर की ओर से अफगानिस्तान की ओर से भी कुछ नदियां मिलती हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। उन नदियों का क्रम है, क्रमशः है श्योक नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी और गोमल नदी। श्योक नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी और गोमल नदी सिंधु की सहायक नदियां हैं जो उत्तर की दिशा से आकर के मिलती हैं। ये समझ तो हो गया सिंधु नदी तंत्र। इसमें एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है, सिंधु नदी तंत्र से ही आता है, सिंधु की नदी से ही जुड़ा हुआ है, जिसे कहा जाता है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था 1960 ईस्वी में। यह सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के जल के बंटवारे से संबंधित एक समझौता है। सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। भारत और पाकिस्तान नदियों के मध्य सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल के बंटवारे से संबंधित यह एक समझौता है। इसके अंतर्गत उत्तर की जो 3 नदियां हैं, या फिर हम कह सकते हैं पश्चिम की जो 3 नदियां हैं, पश्चिम की 3 नदियां क्रमशः कौन कौन सी हो जाएंगी? सिंधु, झेलम और चिनाब। पश्चिम की 3 नदियों के जल का 80% उपभोग पाकिस्तान करेगा और शेष 20% इन नदियों के जल का उपभोग भारत करेगा। ठीक, सिंधु की 5 सहायक नदी और एक सिंधु नदी, टोटल 6 नदियों को अगर 2 पार्ट में बांटा जाए तो 3-3 नदी हो जाएंगी। उत्तर से या पश्चिम की दिशा से सिंधु, झेलम और चिनाब, ये 3 नदी हैं। इन 3 नदियों के 80% जल का उपभोग पाकिस्तान करेगा और उन्हीं नदियों के 20% जल का उपभोग भारत करेगा। यही सिंधु जल समझौता में था। उसके अलावा
जो 3 शेष नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलज, इन 3 नदियों के अलावा जो दक्षिण की या पूर्व की 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलज, सिंधु जल समझौता के अंतर्गत इन 3 नदियों के 80% जल का उपभोग भारत करेगा और शेष 20% जल का उपभोग पाकिस्तान करेगा। ठीक, पश्चिम की 3 नदी सिंधु, झेलम, चिनाब, इन 3 नदियों के 80% जल का उपभोग पाकिस्तान करेगा और शेष 20% का उपभोग भारत करेगा। और रावी, ब्यास, सतलज जो पूर्व की 3 नदियां हैं, इन 3 नदियों के जल का 80% उपभोग भारत करेगा और शेष 20% जल का उपभोग पाकिस्तान करेगा। दूसरा नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में प्रमुख नदी है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है और प्रमुख नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। और गंगा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में पूछे अगर, तो उत्तराखंड में। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में होता है। उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड और उसके बाद पश्चिम बंगाल, इतने राज्यों में गंगा नदी गुजर के और फिर एक देश बांग्लादेश में जा कर के ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है और दोनों संयुक्त रूप से अपनी धारा बंगाल की खाड़ी में मिला देती हैं। तो गंगा नदी का सबसे ज़्यादा क्षेत्र या सबसे ज़्यादा लंबी गंगा नदी किस राज्य में है, तो उसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। गंगा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है और गंगा नदी की सबसे कम लंबाई झारखंड में है। गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है और गंगा नदी की सबसे कम लंबाई झारखंड में है। और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की 2 शाखाएं बन जाती हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की 2 शाखाएं बन जाती हैं। एक नदी को हुगली नदी कहा जाता है और दूसरी प्रमुख नदी जो हो जाती है गंगा नदी। पश्चिम बंगाल में गंगा की 2 शाखा बन जाती है, एक हुगली और एक गंगा, और फिर गंगा चली जाती है बांग्लादेश में। गंगा नदी का जो उद्गम है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री हिमनद, उस उत्तराखंड में गंगा नदी की कई शाखाएं मिल करके तब गंगा नदी का निर्माण करती हैं। इन सभी नदियों या शाखाओं को उत्तराखंड में पंचप्रयाग कहा जाता है। उत्तराखंड में 5 प्रयाग है। प्रयाग का शाब्दिक अर्थ होता है नदियों का संगम। प्रयाग का शाब्दिक अर्थ होता है नदियों का संगम, जहाँ 2 नदियाँ मिलती हुई हैं उन्हें प्रयाग कहते हैं। और पंच प्रयाग मतलब कि 5 संगम। इस 5 संगम में कौन कौन से हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं इसे। सबसे पहले गंगोत्री जो ग्लेशियर है, हिमनद है, वहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है और उसके ठीक दूसरे साइड में अगर हम देखें तो एक सतोपथ हिमनद है, सतोपथ ग्लेशियर है। सतोपथ ग्लेशियर से 2 शाखाएं नदी की निकलती है, एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा। सतोपथ से धौली गंगा और विष्णु गंगा निकलती है जो आकर के मिलती है विष्णु प्रयाग में। धौली गंगा और विष्णु गंगा सतोपथ से निकल करके मिल जाती हैं विष्णु प्रयाग में। उसके बाद इस नदी को कहा जाता है अलकनंदा नदी। धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों की संयुक्त धारा कहलाती है उत्तराखंड में अलकनंदा। फिर अलकनंदा नदी में नंदाकिनी नदी मिल जाती है और आकर के अलकनंदा में नंद प्रयाग में मिलती है। यानी कि अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में मिलती है। नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है, अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी। उसके बाद फिर अलकनंदा आगे जब बढ़ती है तो इसमें पिंडार नदी आकर के मिल जाती है कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी और पिंडार नदी आकर के मिल जाती है। फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी आकर के मिल जाती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी आकर के मिल जाती है और फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो जा कर के भागीरथी नदी में मिल जाती है देवप्रयाग में। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती है, तो देवप्रयाग में मिलती है और यहाँ से ये नदी कहलाती है गंगा नदी।
गंगा नदी का नाम गंगा नदी हरिद्वार में पड़ जाता है। और गंगा नदी भारत में सबसे साफ, सबसे सुथरी, सबसे स्वच्छ हरिद्वार में ही है। हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी भागों में विसर्पण करती है। गंगा नदी किस जगह पर मैदानी भाग में उतरती है? तो हरिद्वार में, उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी भाग में उतरती है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में यह प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। उसके बाद गंगा नदी की कुछ सहायक नदी हैं जो उत्तर की ओर से मिलती हैं और कुछ सहायक नदी हैं जो दक्षिण की ओर से मिलती हैं। गंगा की सबसे प्रमुख जो सहायक नदी है उसे कहते हैं यमुना नदी। गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी नदी है? यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड में बंदरपूछ या यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना नदी उत्तराखंड में बंदरपूछ या यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा नदी में दक्षिण की ओर से या दाहिनी तरफ से आकर के मिल जाती है। देखिए ये गंगा नदी का प्रवाह है जो पूर्व की तरफ है, इसलिए यमुना नदी दक्षिण की तरफ या दाहिनी तरफ से आकर के उसमें मिल जाती है। उसके बाद गंगा की कुछ सहायक नदी हैं जो उत्तर से हैं, उनको देख लेते हैं। गंगा की उत्तर से सहायक नदी के क्रम में सबसे प्रमुख हैं रामगंगा नदी। रामगंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर स्थित है बरेली। रामगंगा नदी के फिर आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक जिला है पीलीभीत। पीलीभीत जिला में फुल्लहर झील है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में फुल्लहर झील है। यहाँ पर वहाँ से एक नदी निकलती है और गंगा में जाकर मिल जाती है। इसे कहते हैं गोमती नदी। यानी गोमती नदी उत्तर भारत की एकमात्र नदी है जो हिमालय पर्वत से न निकल के बल्कि किसी झील से निकलती है। उस झील का नाम है फुल्लहर झील। और फुल्लहर झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और गोमती नदी उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख शहरों से होकर के गुजरती है, सुल्तानपुर, जौनपुर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है और जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद हिमालय पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है घाघरा नदी। घाघरा नदी का नाम घाघरा इसलिए पड़ा क्योंकि यह घर घर के आवाज़ करके चलती है। और यही घाघरा नदी को अयोध्या से सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। तो सरयू का अयोध्या से पूर्व क्या नाम है? घाघरा नदी। घाघरा नदी को सरयू नदी अयोध्या के बाद से कहा जाता है। इसके बाद नेपाल से ही, हिमालय पर्वत से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है राप्ती नदी। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है और ये राप्ती नदी जाकर के मिल जाती है घाघरा नदी में। राप्ती नदी कहाँ मिलती है? घाघरा नदी में। और घाघरा नदी गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो प्रमुख नदी है गंडक नदी। गंडक नदी गंगा नदी में उत्तर की ओर से मिलती है और गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार का सीमा निर्धारण भी करती है। उसके बाद है उत्तर से हिमालय के क्षेत्र से निकलने वाली नदी कोसी नदी। कोसी नदी बिहार में बहती है और गंगा में आकर के मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी गंगा नदी में उत्तर की ओर से मिलती है और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी कई बार अपना मार्ग बदलती है, बिहार में उत्तर के क्षेत्र में विसर्पण करते हुए चलती है, इसलिए वहाँ पर बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती है। इसलिए इसे कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। और अंत में महत्वपूर्ण नदी है एक महानंदा नदी। महानंदा नदी और एक महानदी दक्षिण में है, ये महानंदा नदी है। महानंदा नदी गंगा की सहायक नदी है। तो इस तरह से क्रम से आप देख लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण नदियों का क्रम उत्तर की ओर से मिलती हैं। इन नदियों को टावर नुमा आकृति वाली नदी भी कहा जाता है क्योंकि एक सीधी रेखा में आकर के ये गंगा नदी में मिलने का प्रयास करती हैं। तो क्रमशः गंगा की उत्तर की ओर से या गंगा की बाईं ओर से सहायक नदी का क्रम कौन कौन सा है? रामगंगा नदी,
गोमती नदी, घाघरा या सरयू नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी। और राप्ती नदी घाघरा की सहायक नदी है। और इन्हीं नदियों में यह याद रखना है कि गोमती नदी उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र फुल्हर झील से निकलती है और फुल्हर झील पीलीभीत जिला में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं कि गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं दक्षिण की ओर से मिलने वाली। अभी तक हमने देखा जो है उत्तर की ओर से गंगा की सहायक नदी, अब दक्षिण की ओर से या दाहिनी तरफ से गंगा की सहायक नदी कौन है? तो गंगा की दक्षिण या दाहिनी ओर से सहायक नदी दो नदी है, एक यमुना नदी जो यमुनोत्री या बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकलती है, और दूसरी सोन नदी जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी, या गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है, और यमुनोत्री या बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। यमुना नदी प्रयागराज में गंगा से जाकर के मिल जाती है। गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में है। इसके अतिरिक्त यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं जहां से प्रश्न बनता है। यमुना नदी की सहायक नदियों का क्रम है जो यमुना में दाहिनी ओर से मिलती हैं: चंबल नदी, सिंध नदी, केन नदी, बेतवा नदी, टोंस नदी। यमुना की सहायक नदियों का क्रम कौन कौन सा है? चंबल नदी, सिंध नदी, केन नदी, बेतवा नदी और टोंस नदी। यदि आपसे पूछे पूर्व से पश्चिम की ओर यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो टोंस, बेतवा, केन, सिंध और चंबल। या पूछे यमुना की पश्चिम की ओर से सहायक नदी कौन कौन सी है, तो चंबल, सिंध, केन, बेतवा और टोंस। ये सभी नदियां यमुना में जाकर के मिल जाती हैं, और यमुना नदी जाकर के गंगा में दाहिनी ओर से प्रयागराज में मिल जाती है। और उसके बाद उसके आगे बढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ में अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलती है, और यह भी गंगा में जाकर के मिल जाती है। फिर गंगा नदी आगे बढ़ती है और एक देश बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा नदी कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और इस पद्मा नदी में ब्रह्मपुत्र नदी आकर के बांग्लादेश में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। पद्मा और जमुना दोनों बांग्लादेश में संयुक्त रूप से मिल जाती हैं, और आगे बढ़ने के बाद एक नदी और इसमें मिल जाती है जिसे बराक या मेघना नदी भी कहते हैं। बराक या मेघना नदी पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा में मिल जाती है। यहाँ से इनका नाम हो जाता है मेघना नदी। यानी प्रश्न पूछे पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा क्या कहलाती है, तो मेघना नदी कहलाती है। मेघना नदी का अन्य नाम है बराक नदी। मेघना और बराक नदी एक अलग नदी भी है, और ये संयुक्त धारा मिल जाती है, उसे भी मेघना नदी कहते हैं। इसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की जो नदियां हैं ये मिल करके बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किन किन नदियों के मुहाने पर बना हुआ है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बना हुआ है। डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा जो है मैथ की आकृति डेल्टा की तरह होता है, इसीलिए इसको डेल्टा कहा जाता है। और डेल्टा का निर्माण होता है मिट्टी से। डेल्टा का निर्माण होता है मिट्टी से। हम शुरू में ही पढ़े हैं कि उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो नवीन नदियां हैं, हिमालय पर्वत से होकर के उतरती हैं। तो यह अपने साथ मैदानी क्षेत्रों में मिट्टी भी लेकर के आती हैं। उत्तर भारत की नदियां अपने साथ बहा करके जो मिट्टी लेकर आती हैं, अपने मुहाने पर उसे इकट्ठा करती हैं। अपने मुहाने पर इकट्ठा करती हैं, वहाँ पर एक स्थलाकृति या भू आकृति बनकर तैयार हो जाती है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। इसी तरह से कई नदियां हैं उत्तर भारत में, और कुछ नदियां दक्षिण भारत में जो पूर्व की तरफ बहती हैं, जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, यह भी डेल्टा बनाती हैं। तो डेल्टा मिट्टी से बनता है। नदियां अपने साथ जो मिट्टी लेकर आती है, अपने मुहाने पर आकृति या भू आकृति का निर्माण करती है, उसे डेल्टा कहते हैं। लेकिन भारत या एशिया या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। अब रही बात सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर इस डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता है।
सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। और ध्यान रहे यहाँ सुंदरवन डेल्टा पर मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन नमकीन जल या समुद्री जल में उगता है और यह एक झाड़ी की तरह होता है जो सुनामी और चक्रवात से रक्षा करता है। तीसरी नदी तंत्र है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी समस्त सहायक नदियों का तंत्र कहलाता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में सबसे प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील है। तिब्बत में मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है और मानसरोवर झील को तिब्बत के क्षेत्र में चेमायुंगडुंग कहा जाता है। चेमायुंगडुंग मानसरोवर झील का तिब्बत में स्थानीय नाम क्या है? चेमायुंगडुंग। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है लेकिन तिब्बत में इसे ब्रह्मपुत्र नदी नहीं कहा जाता है, इसे कहा जाता है सांगपो नदी या यारलुंग जांगपो नदी। अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में स्थानीय नाम क्या है? सांगपो नदी या यारलुंग जांगपो नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकल के पूर्व की तरफ बहते हुए आती है और भारत में इसका प्रवेश होता है दिहांग गार्ज से। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश भारत के किस राज्य में होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है और किस स्थान से होता है? तो दिहांग गार्ज से होता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में इसको स्थानीय रूप से दिहांग नदी या स्यांग नदी भी कहा जाता है। दिहांग नदी या स्यांग नदी किसका नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी का अरुणाचल प्रदेश में नाम है। और दिहांग गार्ज कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के बाद असम के मैदानी क्षेत्र में उतरती है और होते हुए बांग्लादेश में आके गंगा में मिल जाती है। तो जब असम के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी उतरती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी का असम में क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। और यहाँ तिब्बत में हमने क्या देखा? सांगपो या यारलुंग जांगपो। और अरुणाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है दिहांग नदी या स्यांग नदी। उसके बाद जब बांग्लादेश में प्रवेश होता है तो इस नदी का नाम, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। और ये गंगा नदी है, भारत की प्रमुख और पवित्र नदी गंगा नदी, इसे बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। और जमुना या ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है जो मणिपुर से निकलती है। मणिपुर से बराक या मेघना नामक सहायक नदी निकलती है और जमुना पद्मा के संयुक्त धारा से मिल जाती है, अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा से मिल जाती है। इसलिए इन तीनों के समस्त संयुक्त धारा को कहा जाता है मेघना। यानी मेघना नदी क्या है? मेघना नदी एक तो लोकल की मणिपुर से निकलने वाली नदी है जिसका नाम बराक नदी भी है, और गंगा यमुना की संयुक्त धारा को भी मेघना नदी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। तो सभी नदियों की सहायक नदी दो तरह से होती है, एक उत्तर की ओर से मिलने वाली, एक दक्षिण की ओर से मिलने वाली। तो ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश में है। तो क्रमशः इसके उत्तर की सहायक नदी को देखा जाए, ब्रह्मपुत्र के उत्तर की सहायक नदी है मानस नदी, और दूसरी है तीस्ता नदी, और तीसरी है पिथुमारी नदी। ब्रह्मपुत्र की उत्तर से सहायक नदी मानस नदी, तीस्ता नदी और पिथुमारी नदी। ब्रह्मपुत्र की दक्षिण से सहायक नदी देखें तो दिबांग नदी है, लोहित नदी है, धनश्री नदी है, सुबनश्री नदी है, जिया भरेली नदी है और पगलादिया नदी है। ब्रह्मपुत्र की दक्षिण से सहायक नदी है दिबांग नदी,
लोहित नदी, धनश्री नदी, सुबनश्री नदी, जिया भरेली नदी और पगलादिया नदी। और सबसे अंत में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है बराक या मेघना। बराक या मेघना और इस दिशा से गंगा नदी, जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, मिल जाती है तो इसकी संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं, यानी सबकी मिश्रित धारा को मेघना कहते हैं। और यही मेघना या गंगा ब्रह्मपुत्र नदी आकर के यहाँ पर बनाती है डेल्टा, जिसे कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसका नामकरण सुंदरी नामक वृक्ष के कारण पड़ा है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ है यहाँ पर कि नदी द्वीप एक स्थित है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप किसे कहते हैं उसे जानने से पहले द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप अंग्रेजी में आइसलैंड उसको कहा जाता है, आइलैंड कहा जाता है, सॉरी। आइसलैंड एक देश है अलग जिसकी राजधानी रिकजैविक है। आइलैंड कहा जाता है द्वीप को। आइलैंड या द्वीप उस क्षेत्र को कहा जाता है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, और जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसे प्राय द्वीप कहा जाता है, और जो चारों ओर से जल से नदी के जल से घिरा हुआ हो उसे नदी द्वीप कहते हैं। चारों ओर से नदी के जल से घिरे हुए द्वीप को या भूखंड को हम नदी द्वीप कहते हैं, और चारों ओर से समुद्री जल से घिरे हुए एरिया को हम द्वीप या आइलैंड कहते हैं, और तीन ओर से जल से या सागर से घिरे हुए भूखंड को हम प्राय द्वीप कहते हैं। इस प्रकार विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, जो असम के क्षेत्र में पड़ता है। माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। और माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस नदी पर निर्मित हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित हुआ है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ये एरिया देख रहे हैं आप, ये माजुली द्वीप है। ब्रह्मपुत्र की एक ब्रांच अलग हो जाती है और दूसरी ब्रांच से और फिर जाके आगे मिल जाती है, तो ये जो भूखंड बच जाता है इसे माजुली द्वीप कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप। एक बार जल्दी से फटाफट रिवाइज कर देते हैं। चेमा युंगडुंग मानसरोवर झील का तिब्बत में नाम है, और सांगपो या यारलुंग जांगपो ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम है। और ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती है भारतीय राज्यों में, और दिहांग राज्य से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग या दिहांग नदी कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र नामकरण इसका असम के क्षेत्र में पड़ता है, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं, और इसकी संयुक्त धारा को हम मेघना कहते हैं। और इसके उत्तर से सहायक नदी का क्रम है मानस, तीस्ता और पिथुमारी, और दक्षिण के नदियां जो इसकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है उनका क्रम है दिबांग, लोहित, धनश्री, सुबनश्री, जिया भरेली और पगलादिया। मेघना या बराक नदी मणिपुर राज्य से निकलती है। धन्यवाद।